सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर। और लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी कहाँ पहुँचे थे? वर्क पावर एनर्जी कर रहे थे ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक नया यूनिट चालू करेंगे, ऑप्टिक्स। ठीक है। सबको ये चैप्टर उतना पसंद नहीं आता है कि इसमें बहुत दिमाग लगता है। अपन इसको इजी वे में निपटाएंगे। एज यूजुअल सारे चीज़ कवर नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट्स कवर करेंगे। नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है। ऑप्टिक्स में दो ब्रांच है। सबसे पहले ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, एक हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसका बेसिक समझना है कि रे कब बोल रहे हैं और वेव कब बोल रहे हैं। ठीक है। मान के चलो कोई लाइट सोर्स है, बल्ब है। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका जो प्रोपोगेशन है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन जो भी, रिफ्रैक्शन, हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट, मेजरली हम लोग क्या करते हैं, मिरर से देखते हैं। मिरर पढ़ते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, लेंस पढ़ते हैं। ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक लाइट का वेवलेंथ तो छोटा सा ही होगा ना। ठीक है। वो लाइट प्रोपागेट करते हुए आ रहा है, उसके कंपैरिजन में ये जो साइजेस है ऑब्जेक्ट्स है, मिरर ले लो, मिरर बड़े बड़े होते हैं। लेंस ले लो, लेंस भी बड़ा होता है, वेवलेंथ से कंपैरिजन में बड़ा है ना। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर जो हम लोग का स्टडी ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, तो उसको हम लोग किसके अंदर डाल देंगे? पहले तो मैंने बोला दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कौन कौन से? एक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसको हम लोग फोकस करेंगे आज, है ना। और बाद में चलेंगे इसके तरफ। पहले अपन को इसी में एक दो लेक्चर, तीन लेक्चर जितने लगने लगाएंगे। आज सिर्फ बेसिक करेंगे, छोटा सा क्लास रखेंगे, सिर्फ सीखना है हम लोग को कि क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रे ऑप्टिक्स कब यूज करेंगे हम लोग? जब ऑब्जेक्ट जो होगा ग्रेटर होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और वेव ऑप्टिक्स कब बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट होगा स्मॉलर और इक्वल, बोलो इक्वल को हम लोग बोल सकते हैं कंपेरेबल, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें क्या चीज समझने वाला बात है कि हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है, तो दिमाग में आ रहा है कि किस चीज पे पढ़ेंगे हम लोग, नहीं हो रहा है, समझ नहीं आता है। तो मैं बताता हूँ। जो रे ऑप्टिक्स है हम लोग मिरर लेके पढ़ते हैं। मिरर हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तुम्हारे जो करिकुलम है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ते चलना है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट इन द सेंस स्फेरिकल मिरर हो गया, उसको पढ़ेंगे। प्लेन मिरर हो गया, इसको पढ़ेंगे। उसमें से भी प्लेन मिरर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नीट में उससे सवाल नहीं आता है। तुम्हारे बोर्ड वगैरह लेवल में क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन नीट में उतना ज़्यादा प्लेन मिरर से सवाल नहीं आता है। क्वेश्चन उठते हैं स्पेरिकल मिरर से, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट जो है छोटा है, कंपेरेबल है किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। कब? हम लोग पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम सुना होगा कभी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक शीट है, ठीक है, पेपर शीट है एक। सब करते हैं। ऑप्टिक्स एक ऐसा चीज है जो हर बच्चा अपने लाइफ में किया ही है। उसका जो फिजिकल, फिजिक्स मैक्सिमम तो फिजिक्स ही ऐसा है कि हर चीज अपने अराउंड में हम लोग उसको फील करते हैं। इसमें क्या होता है, पेपर का शीट है, उसमें इतू सा छेद है, इतू सा, एकदम, मतलब ऐसा कि नॉन नोटिसेबल, एक पिन होल छेद है। यहाँ से अगर मैं टॉर्च लूँ और यहाँ से लाइट ओ करूँ, यहाँ पे आएगा लाइट। यहाँ आने के बाद यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा फैल जाता है, डिस्पर्स करता है। कभी पेपर को स्लिट को लगा के देखे, पीछे से टॉर्च लगाना, ठीक है, एक छोटा सा होल करके टॉर्च लगाना, और उसके बाद लाइट फोकस करना कहाँ पे? दीवार पे। एक स्क्रीन है, स्क्रीन दीवार मान लिए अपन, ठीक है। टॉर्च पीछे से अपन यूज करे, छोटा सा पिट होल करे, एकदम बहुत छोटा सा होल, टॉर्च लगाए पीछे से, हमेशा स्प्लिट करेगा। तो बोल सकते हैं वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है जिस पे स्टडी कर रहे हैं वो छोटा सा होल, बहुत छोटा है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? वेव ऑप्टिक्स की। उसमें
जब ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं, यानी कि मिरर, मिरर क्या है अपना, बड़ा ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, दोनों बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोग किसके अंदर फॉल करेगा वो, रे ऑप्टिक्स के अंदर। इतना डिफरेंस समझ आया? वेव ऑप्टिक्स कहाँ है और रे ऑप्टिक्स कहाँ लगेगा? वेव ऑप्टिक्स हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि वेव ऑप्टिक्स अपने को उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, यूजफुल है इन द सेंस कि इसमें हमारे मेडिकल फील्ड में तो है, बहुत सारे चीज़ बनता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर सुना लाइफ में, ऑप्टिकल फाइबर तो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी सुने होगा ना, ट्रांसमिटेंस होता है ऑप्टिकल फाइबर से, वो सब भी इसी पे बेस्ड होते हैं, पढ़ेंगे तो हम लोग को पता लगते जाएगा धीरे धीरे। अभी हम लोग को किस पे फोकस करना है, रे ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो थोड़ा सा स्पीड में। हेलो। हो गया। अब ऑप्टिक्स में आने से पहले हम लोग को तीन लॉ पता होना चाहिए लाइट का। तीन लॉ पता होना चाहिए। पहला लॉ, क्या लिखा है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसका मतलब हम लोग क्या बोलता है, ये लॉ ये कहता है, ये नियम ये बोलता है कि जब भी लाइट ट्रेवल करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है, टॉर्च ही है, टॉर्च एज एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, टॉर्च को जब भी हम लोग चालू करते हैं, लाइट कैसा जाता है, सीधा जाता है। ऐसा होता है कि टॉर्च चालू किया, लाइट इधर आधा इधर भाग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता उसके सामने, वो सीधा ही जाएगा और स्क्रीन पे कास्ट होगा एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लॉ, ये चीज हम लोग को रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है लाइट का, ये बोलता है। ये पहला लॉ है, ठीक है। अब ये हम लोग को लगता है ये क्यों ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों ही है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब हम लोग इसको मिरर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ फाउंडेशन बनाएंगे ऑप्टिक्स का, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाएंगे अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीजें हम क्यों पढ़े उसका मतलब समझ आएगा। अभी पहला दिन है ऑप्टिक्स में, ऐसा लगेगा सब ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका फाउंडेशन बनाना है, उसके बाद हम लोग इसको आगे इम्पार्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे इस चीजों को जो सीख के जा रहे हैं, अगले लेक्चर्स में उनको यूज करेंगे। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है, ठीक है। एक और लॉ होता है, लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ लाइट। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ, हमेशा एक काम करता हूँ कि बेस पे काम करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। जब भी पढ़ाते टाइम का मेरा एक ही चीज़ है कि बेस अच्छा बना दूंगा ना, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है। बेस खराब रहेगा, सीधे क्वेश्चन पे जम करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ पढ़ाना एक क्रैश कोर्स में उतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये बेसिक्स अगर सही से क्लियर हो जाए ना, कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये दो का आंसर हो जाए अगर एक स्टूडेंट के अंदर, तो हमेशा वो चैप्टर वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है कि हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, इसके साथ ये हुआ, फिर ये आगे जा रहे हैं, ठीक है। बीच से कहीं पे भी उठा के सीधा क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो मजा नहीं आएगा। लॉ ऑफ रिवर्सल और लॉ ऑफ लाइट क्या बोलता है कि मान के चलो ये एक सरफेस है, मिरर है, इसको पीछे से मैं कोट कर दिया। कोटिंग का मतलब समझ आता है? अपने घर में देखे होगे, हाँ, अपने घर में देखे होगे ना, जो मिरर लगे रहते हैं, कभी टूट जाता है, प्लास्टिक से निकलता है, तो मिरर होता है, उसके पीछे खड्डा टाइप से एक चीज होता है कोटिंग। तो उससे क्या होता है, उससे ट्रांसमिटेंस को हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब अगर वो खड्डा नहीं लगा हुआ होता, तो तुम्हारा इमेज तुमको दिखता क्या, नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट हो जाता वो मिरर। समझ आया? एक मिरर में एक कांच लेता हूँ जो खिड़की में लगता है, उसको अपन ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, आर पार दिखता है, तुम्हारा बहुत कम दिखता है। देखो यूजुअली लाइट कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फॉल करेगा, तो तीन फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस होता है जिससे लाइट आर पार हो जा रही है। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आना, जिससे हमको हमारा चेहरा दिख रहा है। रिफ्रैक्शन भी पार होगा, लेकिन एक बेंट के साथ होगा, जैसे गया वैसे नहीं होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब यहाँ वाला मीडियम और सामने वाला मीडियम अलग हो, दो अलग अलग मीडियम में अगर लाइट का ट्रेवल हो तब होगा। ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है ना, ये भी उसी पे वैलिड है कि मीडियम सेम हो। इसका मतलब मान के चलो ऐसा पीस ऑफ ग्लास लियो, ठीक है, इसको पकड़ के रखे हुए, सामने से ये लाइट आ रही है, फॉल करी, उसमें रिफ्लेक्शन हुआ, उसके वजह से तुम्हारा ये फेस दिखा उस मिरर पे, ठीक है। कोटिंग हटा दिया मैं, ट्रांसमिटेंस हो रहा है। अब तुमको सामने रखा हुआ कुर्सी भी दिखने लग गया, ठीक है। अब ये वाला साइड पे जो मीडियम है वो क्या था? एयर मीडियम है। इस वाले साइड पे भी मीडियम क्या है? एयर ही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कोई खेल है क्या? नहीं होगा। अगर मैं इस कांच को लिया, पानी का टब भरा एक, उसके ऊपर ऐसा रख दिया, समझ आया? अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों फिनोमेना होगा। कौन कौन सा होगा? एक तुम्हारा चेहरा तुमको दिखेगा, थोड़ा सा फीका हो जाएगा। एक तुमको ट्रांसमिटेंस होगा, जो आर पार भी दिख रहा है, टब में वो भी दिख रहा है। दूसरा चीज होगा, थर्ड चीज क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन। जब भी कोई तुम लोग क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी भी एक मीडियम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। वाटर, ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, टब ऑफ वाटर ले लिया, उसके अंदर एक कॉइन डाल दिया या नींबू डाल दिए। मैक्सिमम लोग देखे होंगे ऑफिस वगैरह में नींबू पड़े रहता है ग्लास के अंदर, तो एक डिस्टॉर्टेड इमेज फाउंड होता है। नींबू रहता तो नीचे है, लेकिन लगता है थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। कभी गौर करे हो? ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, वो हम लोग आने वाले आगे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को दो लॉ है। पहला, रिवर्सल ऑफ लाइट। रिवर्सल ऑफ लाइट क्या बोलता है कि जब भी अगर ये लाइट ऐसा गया, वापस वो ऐसा ही आएगा, और ये दोनों लाइंस हमेशा एक दूसरे से एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। तीन एंगल पढ़ना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एक नॉर्मल। तीन चीज पढ़ना है अपन को। रिवर्सल क्या बोलता है? ये लॉ क्या बोलता है? लाइट ऑलवेज retrace its path। retrace its path मतलब क्या है? कि जहां से आया वहीं को जाएगा। ये हिंदी में याद रख लो। लॉ ऑफ रिवर्सल का मतलब क्या है? लाइट जहां से आया है वहीं से जाएगा, ये उसका नियम है, लॉ है। लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब चलना, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करेगा लाइट। ये दो लॉ समझ आ गए। इनका उतना ज्यादा काम है कि हमारे उसमें क्वेश्चन इनसे बनेंगे कि नहीं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? इसको लिखो फटाफट। हो गया? अब मैंने क्या बोला कि हम लोग ये जो हम लोग जो लॉ पढ़े हैं वो लाइट के लिए लॉ था। दो लॉ पढ़ा था, क्या क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और रिवर्सल ऑफ लाइट, ठीक है। अगला चीज क्या है हम लोग को? ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग किस में घुसे? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब हम लोग यहाँ पे बड़े ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा यहाँ से ले लो लेंस, जो इसका अगला पार्ट है, आगे देखेंगे हम लोग। तीन चीजें हमारे पास, क्या क्या है? स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और लेंस। ये दो चीज, ये तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स के अंदर में दो फिनोमिनाज होते हैं। कौन कौन से फिनोमिना होते हैं? ट्रांसमिटेंस होता है, हमको पढ़ना नहीं है। ट्रांसमिटेंस में समझाया क्या होता है? लाइट जब सीधा पार करके पेनिट्रेट करके चला गया,
ठीक है, हम लोग को दो चीज पढ़ना है। क्या क्या है वो? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ये दो फिनोमेना। पूरे चैप्टर में हम लोग को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेंस को ले आएंगे। समझ आया इतना? इतना पक्का एकदम क्लियर है ना? यहाँ तक हम लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ते हुए पहुंचे हैं, ये सब एकदम हायरार्की क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हाँ, ये तो बेसिक्स है, ये बहुत पहले से बताया जाता है, लेकिन फिर भी वही है कि एक हिरारकी वे में कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत टुकड़ा टुकड़ा सबको याद होता है। अब सबसे पहले अपन कौन सा पार्ट कवर करेंगे? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के अपने में ही खुद लॉज हैं। उन लॉज को क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है? एक इमेज से बताता हूं मैं। ये मिरर है, ऐसा जहां पे भी ये कर रहा हूँ इसका मतलब क्या? कोटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मान के चलो पॉइंट ऑफ सोर्स है, या इसको छोड़ो, यहाँ से एक लाइट आ रही है। आज से हमारे लिए लाइट यही है, एक एरो, ठीक है, यही लाइट है। इस तरफ का डायरेक्शन है लाइट का, ऐसा आ रहा है। ये मिरर है, मिरर के ऊपर फॉल किया। हम लोग कभी ये पता है ना कि जैसे कोई सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है हमारे फेस पे, आके हिट कर रहा है, वो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हमारा जो फेस है वो दिख पा रहा है, ठीक है। लाइट नहीं होगा तो क्या एक दूसरे का फेस देख पाते हैं कि हम लोग? नहीं देख पाते। हमारा फेस क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्शन के कारण। ये पक्का क्लियर है एकदम? तो ये जो लाइट आया इस पे हिट किया, उसके बाद ये क्या करेगा? वापस जाएगा, क्योंकि उस तरफ का रास्ता तो मैं बंद कर दिया हूँ। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, गया, सरफेस से टकराया, वापस आया। ये क्लियर है था? यहाँ पे तीन चीज हम लोग को मिलेगा। ये जो लाइन है इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल। अभी हम लोग को टर्मिनोलॉजी हम लोग को क्लियर करना है कि इसको क्या बोलते हैं। आज का लेक्चर का मेन मिशन यही है। टर्मिनोलॉजी अपन को आ जाएगा, उसके बाद अगले में हम लोग टर्मिनोलॉजी में नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा सीधा मिरर का नॉर्मल में ये हो रहा है, मिरर के इसमें ये हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर ये हो रहा है। समझ आना चाहिए, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है। नॉर्मल किसको बोलते हैं? डिफाइन आना चाहिए। तभी तुम लोग नॉर्मल, कई बार पेपर में बना के नहीं देगा, नीट में भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मल बना के नहीं देगा, तुमको समझ आने चाहिए नॉर्मल क्या है। कभी भी जो मिरर है रिफ्रैक्टिव सरफेस से, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर समझते हो? परपेंडिकुलर है, समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर लाइन जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब मेरे को बताओ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, छोड़ो इतना कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ क्या ये नॉर्मल है? अगर मैं बोलूंगा ये लाइन ऑफ नॉर्मल है, ये वाली लाइन जो है नॉर्मल लाइन, वो नॉर्मल लाइन हो सकती है किसी भी रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्शन के लिए? अगर लाइट ऐसा आया और ऐसा चला गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना? ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं अभी क्या बताया? नॉर्मल, ये हमेशा हर लोग गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, खाली इसी चीज को देखते हैं कि ये दोनों के बीच के लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नहीं,
इसका डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या इससे, सरफेस तो ये है, ये क्या इससे परपेंडिकुलर है? तो ये नॉर्मल हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर मैं लाइन ऐसा खींचूं, लाइट कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट तो कोई भी एंगल बना सकता है ना, अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। समझ आया नॉर्मल किसको बोलते हैं? मैं अगर ऐसा खींच दिया, रिफ्लेक्शन लाइट मान के चलो ऐसे आई, लाइट ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल क्या बनेगा इनके लिए? पूछ के बता दो मुझे क्या है। इतना समझ आया? क्लियर है ना? पक्का नॉर्मल किसको बोलेंगे, समझ आ गया अभी? हाँ, इसमें बताओ, इसमें नॉर्मल कैसा बनेगा, क्वेश्चन था मेरा। क्या ये नॉर्मल बनेगा इन दोनों का? नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा? बन जाएगा। अब समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नॉर्मल किसको बोलते हैं। ये दोनों को देखना ही नहीं है नॉर्मल के लिए, हम लोग को किसको देखना है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर। मिरर से परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा वो नॉर्मल होगा। अब वो एंगल तो ये तो सब्जेक्टिव है ना, कितना भी बना सकता है, जरूरी थोड़ा ना है कि उतना ही बनाए, ऐसा कुछ सुंदर सा डायग्राम दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ये हो गया हम लोग को कंप्लीट। अब ये एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल लाइन से एक एंगल इंसिडेंट लाइन का, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। रिफ्लेक्ट होके जा रही है लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट है, नॉर्मल से एक एंगल बना रही है, बना रही है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टर्मिनोलॉजी क्लियर है? किसको क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अ एंगल बिटवीन incident ray and a normal line. A angle between incident ray and a normal line is called angle of incidence. Clear? A angle between reflected ray and the normal line is the angle of reflection. Clear है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? अब यहां तक अपन पहुंच गए, इसको क्लियर हो गया, समझ आ गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम। दूसरी चीज, angle of incident, angle of reflection and normal line always in same plane. अब ये वही बात आ गई, इसका हम लोग को उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, इसका जरूरत पड़ता है। ये क्या बोलना चाहता है? अगर ये इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? समझ आया ये लॉ क्या बोलता है? 30 डिग्री। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये प्लेन ऑफ मिरर है, ये वाला एक, मान के चलो मिरर ऐसे पड़ा हुआ है, ये मिरर है मेरा हाथ, ये किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है। तो इसी प्लेन में रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन, सॉरी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, तीनों एंगल, और ये एक नॉर्मल, दो एंगल और एक नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन पे होंगे। इस स्टेटमेंट को बस याद कर लो, कुछ वैसा काम नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग करेंगे, कोई भी बोलेगा इंसिडेंट नहीं, खाली इंसिडेंट बता दिया हम लोग को एंगल, रिफ्लेक्टेड अपन को खुद पता लग जाएगा कि उसके बराबर ही होगा, हमेशा होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है था? और ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही है, इसको नोट डाउन करो। इसके पीछे कुछ था क्या? नहीं, ये तो हो गया, इसको नोट डाउन करो।
हो गया। ये कैसा मिरर है मेरे को पहले ये बताओ। प्लेन मिरर है, समझ आता है ना इतना तो। ये प्लेन मिरर है, तो अभी हम लोग जितना चीज पढ़े हम लोग किसके लिए पढ़े? प्लेन मिरर के लिए पढ़े। लेकिन अगर स्पेरिकल मिरर ले लूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा ये लॉस? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लॉस है रिफ्लेक्शन का। मिरर का कोई लॉ है क्या? नहीं। लॉ है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन तो स्फेरिकल मिरर में भी होगा, तो उसके लॉस चेंज होंगे? नहीं होंगे, लॉस वही रहेंगे, बस टाइप ऑफ मिरर चेंज हो जाएगा। लगभग प्लेन मिरर का ये सब चीज है। इसमें एक क्वेश्चन नीट में बनता है, ये बेसिक्स क्लियर हो गया एटलीस्ट। यही बेसिक्स हम लोग स्पेरिकल में भी लगाएंगे। प्लेन मिरर वाले में क्वेश्चन क्या बनता है? नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन बनता है। मैं उसको सिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद उसका ट्रिक भी बता दूंगा जिससे डायरेक्ट निकल जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसका क्या पता होना चाहिए? एक और बेसिक है, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बताता हूँ। ये हो गया ना। हम लोग को प्रॉपर्टी पहले हम लोग देखा कौन कौन सा इरेक्ट और वर्चुअल है। जब हम लोग स्पेरिकल पढ़ेंगे ना तो इसको पलट देंगे। जब इमेज इस तरफ बनेगी स्पेरिकल में तो उसको रियल बोलेंगे, उस साइड जाएगी तो वर्चुअल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी हम लोग को क्या इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हम लोग अभी देखेंगे, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। मैग्निफिकेशन अलग चीज है। मैग्निफिकेशन पे चलते हैं। ये लिख लिए थे, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या समझ आता है? मान के चलो कि ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर लेंथ होगा। इसका एक इमेज बना, इमेज का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन हुआ, मैग्निफाइड इमेज आया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये 30 है डिवाइडेड बाई पहले कितना था? 15 था, तो क्या बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन 1? समझ आया? और जब हम लोग का जो डिमिनाइज्ड कंडीशन आएगा, यानी कि जब हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, यानी कि डिमिनाइज्ड हुआ, मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि m जो होगा लेस देन 1 होगा। बोल सकते हैं 1 से कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो इसका जो रेशियो होगा 1 से कम होगा, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे 10 रहता और यहाँ पे 15 रहता, तो ये श्योर अबाउट है 1 से तो कम आता। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैग्निफिकेशन इसके केस में क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, दोनों का हाइट सेम होगा। किस केस में? प्लेन मिरर के केस में। मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? 1 आएगी। पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? हमेशा ये वैल्यू अलग करना और साइन अलग करना। मैग्निफिकेशन में साइन लगाएंगे हम लोग उसके हिसाब से जो मैं सिखाया था, इरेक्ट और वर्चुअल, सॉरी इरेक्ट और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में नेगेटिव साइन लगाएंगे और इरेक्ट में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 1 2 3 ये किसके बेसिस में आया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस में। दो अलग पहलू है मैग्निफिकेशन के, एक साइन और एक वैल्यू। वैल्यू हम लोग किससे ले रहे हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। साइन ले रहे हैं इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो प्लेन मिरर में क्या था? इरेक्ट इमेज था, तो इरेक्ट का क्या आता है? प्लस आता है। और 1 आएगा, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर है। दोनों का हाइट लेंथ बराबर है। समझ आया? इसका ये प्रॉपर्टी है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड यही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम लोग कोई भी मिरर का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। इसको लिखो। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। इसके दो क्वेश्चन हम लोग प्लेन मिरर के करने वाले हैं। पहला पूछता है कि मान के चलो एक हाइट का इंसान खड़ा हुआ है, एक्स हाइट का एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है।
ये इसकी हाइट है x, ठीक है। यहाँ इसको कितने लेंथ का मिरर लगाना पड़ेगा, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लेंथ का मिरर लगाना पड़ेगा कि इसकी हेड से लेकर टो तक पूरा इसको इस मिरर में दिख जाए, ठीक है। समझ आया? एक्स दिस किसी भी एक दूरी पे ये खड़ा हुआ है, मिरर लगा हुआ है सामने, और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मिरर है। मेरे को कितना लेंथ का मिरर चाहिए कि मेरे को सिर से लेकर पैर तक दिख जाए। हम लोग घर में यूज करते हैं छोटा छोटा मिरर, उसमें क्या पूरा इमेज दिखता है? क्या नहीं दिखता है। जैसी लेंथ बढ़ाते हैं तो हम लोग को दिखने लग जाता है पूरा ऊपर से नीचे। आजकल यूज करते हैं ना कि हम लोग को पूरा देखना ऊपर से नीचे, ड्रेसअप देखना है, शूज देखने कैसे लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वही नीट क्वेश्चन करता है कि ऐसे कितने लेंथ का हम लोग को चाहिए मिरर, जो हम लोग देख पाए हेड टू लेकर टो। हम लोग खुद के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर खुद के लिए कभी मिरर लेने जाना है, ऐसा मिरर चाहिए जो मेरे को पूरा दिखाए ऊपर से नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वे को अप्लाई करेंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर निकलेगा उसी मीटर सेंटीमीटर लेंथ का। अगर तुम मीटर लेंथ का मिरर लेके आके घर में लगाओगे तुमको दिखेगा सब, ठीक है। तो उसका हाइट क्या होता है, इस बंदे के हाइट डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये मिरर की लेंथ आ जाएगी। समझ आया? मान के चलो इस बंदे की हाइट है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट, 6 फीट का बंदा है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 90। 90 सेंटीमीटर का मिरर अगर लगाओगे तो 180 सेंटीमीटर के बंदे का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तुमको दिख जाएगा। समझ आया? लेंथ ऑफ मिरर 90 सेंटीमीटर लंबा। अपना मिरर लेंथ नापते हैं 180 सेंटीमीटर, मेरे एग्जांपल है, मेरा हाइट 6 फीट है, तो मेरे लिए कितने लेंथ का मिरर चाहिए होगा? 90 सेंटीमीटर का। क्लियर है इतना? दूसरा क्वेश्चन आता है, एक और वेरिएशन, कि ये बंदा खड़ा है, ये मिरर लगा हुआ है, इसके पीछे एक दीवार है, ठीक है। अब वो हाइट बताओ मिरर का जिससे इसको इसको पूरा दीवार दिखने लग जाए इस मिरर में। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, ये जो बंदा है उसके हाइट से 3 से डिवाइड कर दोगे, या वॉल का हाइट दे रखा है, सॉरी बंदे का नहीं, वॉल का हाइट दे रखा है, मान के चलो कि ये 50 सेंटीमीटर का वॉल है, होता नहीं है, बस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल वैल्यू है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर दोगे, 50 या 75 सेंटीमीटर का वॉल है, 75 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 15। इतना सेंटीमीटर का तुम अगर मिरर रखोगे तो उस बंदे को पीछे का दीवार दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को चेंज कर सकता है नीट में, कुछ भी सवाल दे सकता है, बोल सकता है इतने सेंटीमीटर का वॉल है, तो मेरे को बताओ कितने वॉल का मेरे को मिरर कितने सेंटीमीटर का लगेगा इसको पूरा देखने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, प्लेन मिरर का एक लौता ये क्वेश्चन है, एक नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन है, उसका मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? समझ आया? क्या h/2 कर देंगे जब इंसान का हाइट पूछेगा, h/3 कर देंगे, हाइट जो गिवन रहेगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे जब वॉल का लेगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझने पे नहीं गए, इसका एक सॉल्यूशन भी है, समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे हुआ है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है उससे, ना वो पूछेगा, वो तुम्हारे थ्योरी एग्जाम के लिए, थ्योरी अपन को देना नहीं है, अपन नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं, नीट में डायरेक्ट ही आना चाहिए h/2 और h/3। इसमें क्या होगा, h/3 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिरर। क्लियर? इसको नोट डाउन करो। हो गया? ठीक है। अब टाइप 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर पूछता है, ठीक है। एक काम करते हैं, तीसरा वेरिएशन भी, एक और वेरिएशन, आज प्लेन मिरर ही खाली करते हैं, ठीक है।
स्फेरिकल कल चालू करेंगे और कर उसके प्रैक्टिकल मतलब मिरर फॉर्मूला ये सब में भी कल चलेंगे, ठीक है। आज वैसे भी टाइम भी हो जाएगा, है ना। लेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ इमेजेस पे क्वेश्चन आता है। समझ आ रहा है हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग लॉज पढ़े, जितने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो, ये हम लोग को आज यूज नहीं हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस में उसका कोई उतना खास यूज नहीं है। यूज होता अगर मैं उसको तुमको समझाता, वो जो हाइट कैसे निकल के आया, हाइट बाई 2, हाइट बाई 3, वो उसी से निकलता है जो लॉस पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। वो थ्योरी का थ्योरी चीज में छोड़ दे रहे हैं। अपन को आना चाहिए कि क्वेश्चन बने, 4 नंबर हमारा जेब में डालें, आगे बढ़े, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस पे कुछ सवाल आएगा, और लेकिन जो हम लोग लॉ पढ़े हैं वो आगे स्पेरिकल मिरर में काम आएगा, ठीक है। वो भी काम आएगा, हालांकि इसको भी मैं स्किप करवाऊंगा। उतना ज्यादा हम लोग को उस पर घुसना ही नहीं है, थ्योरी वाली चीज में अपन को घुसना ही नहीं, वहां पे लिखना थोड़ा है, अपने को टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि कम टाइम में हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें और आगे निकले। अब तुमको एक हाइट दिया है, वॉल का दिया है, इंसान का दिया है, तुमको पता लग जाएगा। अब या तो उसको डिवाइड बाई 3 करोगी या डिवाइड बाई 2 करोगी, एक आंसर को टिक मारोगी, आगे निकलोगी। वहाँ ये करने थोड़ा ना बैठोगी कि यहाँ से लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर गया, इसमें एक एंगल लगा, इस पे 2 एंगल लगा, तब मेरा h/3 निकल गया। इसका कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। बता सकता हूँ मैं, बताने के लिए उसमें कोई वो नहीं है, एकदम इजी है उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई मतलब नहीं, अपन को सीधा याद हो जाएगा ना। इंसान का अगर हाइट दिया तो डिवाइड बाई 2 कर दो, वॉल का पूछ रहा है डिवाइड बाई 3 कर दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वही है नंबर ऑफ इमेजेस पे। नंबर ऑफ इमेज जब भी पूछेगा, एंगल्स के ऊपर पूछता है। पहला केस है, अगर मान के चल लो 2 मिरर्स हैं, ये केस कैसा बनाता है कि 2 मिरर्स का केस है, ठीक है। दो हमारे पास प्लेन मिरर पड़े हुए हैं, दोनों को सामने रखे, बीच में मान के चलो एक बॉल रख दिए छोटू सा, ठीक है। उसकी कितनी सारी इमेजेस ये दोनों मिरर मिलके बनाएंगे, वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा लगता है दो दो नहीं होता, इतना सिंपल नहीं जाता है, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे अगर दो पैरेलल मिरर्स रखे ना। अब मैं बताता हूँ होता कैसा है। पैरेलल मिरर है, इनके बीच में एक बॉल रख दिया मैं, ये इसके लिए जाएगा, यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा, हाँ उसका यहाँ पे बनेगा, इसके लिए फिर ये एक्ट करेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, बनते 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 इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये एक पहला केस हो गया, केस नंबर 1, व्हेन मिरर्स आर पैरेलल। कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट। समझ आ रहा है ये हमारा कहाँ से हुआ? सेकेंड केस है, इन लोगों को ऐसे या ऐसे एंगल पे रखना चालू किया, ये मिरर है, ऐसे रख दिया, मान के चलो तुमको बता दिया ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 20 डिग्री, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। दो एंगल तुमको बता दिए, कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद बोलेगा नंबर ऑफ इमेजेस बता दो, इसके बीच में कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो। कुछ दिमाग लग पा रहा है तो बताओ सोच के। इनके बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा हूं मैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हूँ, ये ऑब्जेक्ट का लाइन है, ठीक है। वो इस वाले मिरर से 20 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से करना चले, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट रे थोड़ा ना आ रहा है। ये मैं क्या किया हूँ, ये मिरर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, दो आईना लिया हूँ, दो आईने के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ, वो ऑब्जेक्ट से एक सीधा लाइन खींचा हूँ, ये जो मिरर है उस ऑब्जेक्ट से 20 डिग्री पे है, और ये वाला जो मिरर है उस ऑब्जेक्ट से 30 डिग्री पे है, वो बता रहा हूँ मैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो क्या था, जब एक मिरर लेता मैं, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट ऐसे आता, रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाता, ये दोनों तो मिरर हैं। तुम खुद भी देखे होगे ना अपने घर में, कभी भी हम लोग कुछ यूज करते हैं, दो मिरर्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, ऐसा लगा दिए, अब उसको ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वो एंगल बताएगा ना इसके बीच का क्या हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम लोग जाएंगे इसमें, तो कैसे बनेगा, एक हम लोग लिखेंगे 20 डिग्री,
एक लिखेंगे 30 डिग्री, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, दोनों का कितना सम होता है 50, यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले को यहाँ से प्लस करेंगे, 50 और 30 कितना होता है 80, 20 और 50 कितना होता है 70 ना। ठीक, अब ये हम लोग तब तक करते चले जाएंगे जब तक ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 360 डिग्री के बराबर ना हो। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, प्लस करते जाओ बार 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 बार, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं एक ट्रिक बनाया था अपने टाइम पे, वो बताता हूँ, डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन लेते हैं, दो मिरर्स हैं, ठीक है। प्लेन मिरर से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स क्लियर होते जाए और करते जाएं। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अगर मिले भी तो 1 से 2 क्वेश्चन बीते हुए 30 साल 25 साल में, ऐसा है। ठीक है, उतने ज़्यादा सवाल नहीं बनते, मेन स्पेरिकल से ही बनता है। लेकिन अपन कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े, अगर आया है तो बनना चाहिए ना। और हो सकता है उस टाइम पूछा, आज से 10 साल पहले, कल उठा के पूछ दिया, तो आना तो चाहिए अपने को। ये एंगल दे दिया है मान के चलो 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया है 20 डिग्री। ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये दो मिरर रखा और ये बॉल को लेके मैं इन दोनों मिरर के यहाँ पे रख दिया, तो ये इसके लिए एक इमेज बनाएगा, ये भी इसके लिए एक इमेज बनाएगा। समझ आ रहा है अब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये मिरर था, इसको छोड़ दो, ये मिरर था एक, उसके आगे मैं यहाँ बॉल रख दिया, उसका एक फोटो बनेगा। यहाँ पे एक रख दिया, यहाँ पे बॉल रख दिया, एक फोटो बनेगा। अब ये दोनों को कॉम्बिनेशन में ले आया जब मैं, तो वो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइन खींच दिया अगर मैं, तो वो लाइन से ये 30 डिग्री बना रहा है और ये 20 डिग्री बना रहा है। समझ आया एंगल्स क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन का कोई खेल ही नहीं है। समझ आया। इसको मैं करूंगा कैसे, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। एन का मतलब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बटा थीटा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर तो ये इवन नंबर आ गया, अगर ये इवन नंबर आ गया, ये एन नहीं होगा, ये मान के चलो एक्स होगा। ठीक है, एन हम लोग क्या ले लिए, नंबर ऑफ इमेजेस को लिए, है ना। अगर ये डिवाइड करके एक इवन नंबर आया, मान के चलो जैसे 60 50 5 4 सॉरी 4 और 6 हो गया, 8 हो गया, इवन नंबर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर -1, ये हो जाएगा हमारा एन, नंबर ऑफ इमेजेस इतना हो जाएगा। अभी इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं, अभी खाली बता रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो ऑड निकला, ऑड निकला तो क्या कर सकते हैं, अगर तो सिमेट्रिकल इमेज है, मतलब सिमेट्रिकल एंगल है, मान के चलो ये एंगल भी 45 रहता और ये भी 45 रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते, n इज इक्वल्स टू एक्स लिख देते। ये किस केस में, ऑड के सिमेट्रिकल एंगल में। और अनसिमेट्रिकल एंगल जैसे ये केस है, इसमें अगर मान के चलो हमारा x जो है वो ऑड निकल गया, 7 9 ऐसा कुछ निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल केस में n इज इक्वल्स टू x-1। किस केस में, अनसिमेट्रिकल। मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो भी एंगल है, मतलब यहाँ 30 डिग्री है, इसी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 30 डिग्री है 20 डिग्री है, दोनों को प्लस किया कितना हो गया 50। मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 360/50। समझ आया, ये कट नहीं रहा है, कोई इजी सा ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे 30 कर लेते हैं, तो 60 हो जाएगा। अब कट जाएगा 6 बार में, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आने के बाद मैं देखा कि ये कौन सा नंबर, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू x-1 यानी कि 5। समझ आया, ट्रिक है वो, क्रॉस प्लस डिवाइड करने से अच्छा डायरेक्ट निकालो। एंगल दे दिया तुमको, दोनों एंगल को प्लस करो, 360 को उससे डिवाइड कर दो। अब इन केस यहाँ पे अगर मेरा मान के चलो
6 के जगह x इज इक्वल टू 7 आया रहता, आएगा कभी ना कभी, कोई भी वैल्यू आया तो आया 7 आता, तो मेरा ऑड वाला केस में फंस गया। अब मैं देखूंगा कि एंगल क्या है, दोनों 30-30 डिग्री है, यानी कि सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल में क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ इमेजेस x के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 7 इमेजेस हो गए। समझ आया? और अगर मान के चलो ये अनसिमेट्रिकल केस होता 30-40 या ऐसा कुछ, और दो दो अलग अलग एंगल होते, ठीक है, तो मैं क्या करता, फिर से x-1 जैसे इवन में करता था, x-1 कर दिया, जो मेरा x निकल के आया उसमें एक घटा दिया, तो फिर मेरा नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा। समझ आया इतना? ये तुम्हारा ट्रिक पार्ट है, इसको लिख लो, इसी से सब क्वेश्चन नंबर ऑफ इमेजेस के खत्म हो जाएंगे। यहाँ डाउट है? हुँ? हाँ देखो, अगर पॉइंट में आता है, गुड क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि अटेंशन है, पॉइंट में आया, मान के चलो 5.8 आ गया, इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 5.8 आ गया, आंसर निकल गए, तो इसको तुम लोग मान लेना 5, लोअर इंटीजर मान लेना। नहीं नहीं लेंगे, वही बात है, लोअर इंटीजर बोला ना, लोअर इंटीजर लेना। मान के चलो 5.2 भी आया तो भी 5 लेंगे, 6 आ गया तभी 6 होगा। अब 6.2 आया तो 6 लेंगे, 6.5 आया तो भी 6 लेंगे, 6.8 आया तो भी 6 लेंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब पहला नंबर अगर तुम निकाल लिया ना, जैसे हम लोग यहाँ पे फंसे थे ना, 36 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 35 कितने बार में आता है? 7 पॉइंट कुछ निकलेगा, तो मैं इसको सीधा क्या मान लूँ, x इज इक्वल टू 7। 7 कैसे आया, एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए फिर मैं ये वाला रूल लगा दूंगा। समझ आया? x7 निकल गया, पक्का आ गया ना? एक बार इसको नोट डाउन कर लो और घर जाके रिवाइज करना, ठीक है? ये दो टाइप के क्वेश्चन ही तुमको प्लेन मिरर से अक्सर उठ के आते हैं। 21 ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। केस नंबर 1, जब परपेंडिकुलर पैरेलल रखे होंगे तो इनफिनाइट बनेगा, और केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है जिसपे एंगल्स पे रखे हुए हैं, ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल्स पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम लोग रूल ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, जितना दोनों एंगल है प्लस करके। उसके बाद देखेंगे आंसर मेरा अगर इवन में आते रहेगा, एक्स मेरा इवन आया, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए एक्स से 1 माइनस करके लिख दूंगा, ठीक है। वहीं अगर मेरा एक्स जो है ऑड निकला, तो मैं देखूंगा कि एंगल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। इन केस सिमेट्रिकल है तो मैं n बराबर x ही लिख दूंगा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा। और अगर मेरा मान के चलो कि ये एंगल अनसिमेट्रिकल है, तो फिर मैं इवन के जैसे इससे एक घटा दूंगा, एक माइनस कर दूंगा, और नंबर ऑफ इमेजेस n लिख दूंगा। समझ आया? ये ट्रिक एकदम अच्छा है, समझ आ गया कैसे कर रहे हैं? ठीक है, इस फंडे से सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो नहीं जानता ये ट्रिक को, एक्चुअल में ये ट्रिक मैं कैसे किया हूँ, सॉल्व कर करके उसके बाद ही मैं लिखा कि ऐसा ही आंसर आता है। और ये जो लोअर इंटीजर वाला है ना, वो भी उसी से आया, मैं फंसा था तभी कि हमेशा कम वाला ले लो, हमारे सर भी बताए थे एलएल में, हमेशा कम वाला ले लो तो इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लेना नोट करके, हमेशा लोअर इंटीजर लेना है, मतलब नहीं वो होगा ही नहीं, वहां पे आंसर वांसर तो नहीं देगा, वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करो बोलेगा, और नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारा ऐसे ही आएगा जैसे मैं बताया, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, तुम बना के भी देख लो क्वेश्चन। नहीं नहीं, कुछ राउंड ऑफ कुछ वहां पे इसका खुद का स्ट्रिक है ना, ये कोई फिजिक्स का फंक्शन या फिजिक्स का कोई फंडा थोड़ा ना है, मतलब फिजिक्स का कोई वैलिड रूल थोड़ा ना है ये तो हमारा बनाया हुआ ट्रिक, एक रिजल्ट है बस, तो इसमें हमारा रूल काम करेगा, फिजिक्स का नहीं करेगा, ठीक है।